वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का पहला लेसन करेंगे और ये हमारी हिस्ट्री की एपीएस की बुक है विंडो टू वर्ल्ड हिस्ट्री क्लास 8। इसका पहला चैप्टर है कोलोनाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट जब पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश एक ही मुल्क थे उसको हम कहते थे सब कॉन्टिनेंट, या हम उसको हिंदुस्तान लोग कहते थे और बड़े सगीर पाको हिंद कहते थे। तो इस तरह के इसके नाम थे और ये एक कॉलोनी थी। अब देखें हम ब्रिटिशर्स के अंदर कैसे आए। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये तीनों मुल्क ब्रिटिशर्स के रूल में कैसे आए और इसका हम दो दो टॉपिक्स करेंगे। कॉजेज ऑफ colonization और साउथ एशिया फ्रॉम कॉलोनी टू एम्पायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कोलोनाइजेशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ये हमारी नॉलेज के जो वो है, ये आपने अगर पढ़ने में पढ़ लीजिएगा। इसमें आपकी ना थोड़ी नॉलेज में थोड़ा आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या। ठीक है, तो हम इसको स्किप करके डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। Colonialism is the practice by which a powerful country directly controls less powerful countries and uses its resources to increase its power and wealth. देखें, घर में जो बंदा डोमिनेंट होता है वो बाकी बंदों को जो उससे लेस पावरफुल होते हैं उस पर हुक्म चलाते हैं। ठीक है, अब कोलोनाइजेशन में भी यही होता है। जो पावरफुल कंट्री होती है वो लेस पावरफुल कंट्रीज को अपने अंडर ले लेती हैं, उसकी रिसोर्सेज, पावर, वेल्थ को यूज करते हुए अपनी पावर और वेल्थ को बढ़ाती हैं। अब हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ कॉलोनाइलिज्म क्या होता है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन encouraged colonialism. European countries wanted to become rich by bringing wealth from their colonies. क्या होता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए होती थी। यूरोपियन कंट्रीज ये करती थी कि वो लेस पावरफुल कंट्रीज पे जाती थी, उनसे अच्छे मिजाज से मिलती और फिर उन पे अपना रोब दबाने लगती और फिर उनसे वेल्थ वगैरह लेके अपनी कंट्रीज को स्ट्रॉन्ग करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यू रूट्स एंड पोटेंशियल ट्रेड पोस्ट एक्सप्लोर्ड बाय वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस एंड अदर अलाउड यूरोपियंस टू एक्सप्लोर न्यू लैंड्स। वास्को डी गामा ने तो इंडिया तक का शॉर्ट रूट ढूंढा था। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका चला गया था क्योंकि उसको लगा वहां पे भी काले लोग हैं तो ये भी इंडिया है। ठीक है, इन लोगों ने नए सी रूट्स निकाले जिसको यूज करते हुए बाकी लोगों ने कहा कि चलो अब हम भी अपनी पावर बनाते हैं और इनको कांकर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशंस of Asia and Africa regions encouraged Europeans to strengthen their administrative system and establish their powerful positions as traders. देखिए एशिया, अफ्रीका और अमेरिका जब डिस्कवर नहीं हुआ था और उसके बाद जब नया नया डिस्कवर हुआ था ये लोग लेस पावरफुल थे, तो यूरोपियंस क्या करते, ये आते उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बताते और बदले में इनसे ट्रेड करते, वो भी कम प्राइस में। ठीक है, और अपने आप को वेल्दी करते। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू स्प्रेड देयर सिविलाइजेशन मिशन एंड रिलीजन टू फार अवे लैंड्स। ये लोग आते अपने तौर तरीके बताते और अपने रिलीजन को फरोग देते, वहां के रिलीजन को मिटाने। नेक्स्ट पॉइंट है यूरोपियंस नीड raw material at cheap rates for their industries and abundance of resources in their colonies provided this opportunity. यूरोपियंस को अपने बिजनेस को फरोग देने के लिए, अपने बिजनेस को कम, देखिए हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल कम पैसों में लेते हैं फिर उसको महंगे में बेचते हैं। यूरोपियंस यही करते हैं, वो हमसे आके सब कॉन्टिनेंट से आके सस्ते में रॉ मटेरियल लेते, अपनी इंडस्ट्री में उसको बनाते और फिर हम पे ही महंगा बेचते। ये इनने दिमाग लगाया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है देयर वाज अ नीड टू फाइंड मोर कंज्यूमर्स एंड न्यू मार्केट्स फॉर यूरोपियन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो मैंने आपको अभी बताया
ये लोग क्या करते, रॉ मटेरियल, पहले पॉइंट में बताया रॉ मटेरियल लेते, अब ये रॉ मटेरियल अपने कंट्री लेकर जाते, वहां से चीजें सस्ते में बना लेते, आके हम पे ही बेचने लगते और महंगा बेचने लगते। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे साउथ एशिया फ्रॉम कॉलोनी टू एम्पायर। अच्छा, द फर्स्ट यूरोपियंस टू अराइव इन द सबकॉन्टिनेंट वर पुर्तगीज सेलर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पॉइंट्स भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि इसमें आ सकते हैं कॉजेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, तो ये आपने याद रखने, ये 5 आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 5-6 तो आपको याद ही हो। अब स्टार्ट करते हैं, अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, यूरोपियंस में जो सबसे पहले आए थे साउथ सब कॉन्टिनेंट में, वो थे पुर्तगीज सेलर्स। ठीक है, वन ऑफ दीज वर वास्को डी गामा हु अराइव्ड इन कैलकट्टा इन 1495। हमने क्लास 7 में पढ़ा था, लास्ट चैप्टर था हमारा, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन सबकी हिस्ट्री थी। उसमें हमें बताया था कि वास्को डी गामा इंडिया के पोर्ट पे कब आया, 1495। ठीक है, upon landing they were astonished to see prosperity and abundance of resources in the region. जो ये आए, इनने देखा कि यार यहाँ पे तो इतनी चीजें और इतने सस्ते में। ठीक है, तो अब इनने ना क्या किया, अब ये आगे बता रहे हैं इनने क्या किया, and thus quickly established their trade relations with India. क्या हुआ कि इनने देखा कि यहाँ पे तो इतनी रिसोर्सेज हैं और कितने सस्ते रेटों पे, इनने ना आके ना कहा कि आओ इंडिया, हम दोस्ती कर लेते हैं, आपस में ट्रेड व्रेड करेंगे और हम आपसे रॉ मटेरियल लेके जाएंगे, आपको आके बना बनाया मटेरियल दे देंगे और आप अपनी स्पाइसेस बेचें, क्योंकि इंडिया वाज फेमस फॉर इट्स स्पाइसेस। ठीक है, क्योंकि पुराने जमाने में फ्रिज और इस तरह की चीजें नहीं होती थी, तो लोग इन स्पाइसेस को डाल के अपनी चीजें स्टोर कर लेते थे और मेडिसिन भी स्पाइसेस से बनती थी। ठीक है, एट फर्स्ट दे ट्रेडेड पीसफुली बट लेटर दे अडॉप्ट हार्श पॉलिसीज टू इंक्रीज देयर कंट्रोल ओवर द लोकल पीपल। पहले तो बड़े अच्छे बच्चे बन के आराम से खून से ट्रेड कर रहे, फिर इन्होंने कहा कि भाई ये तो जो हम इनको कह रहे हैं कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम अब इन पे लाइक मस्ट कर देंगे, इनके लोकल पीपल को तंग करेंगे कि हमें सस्ते में दो, मुफ्त में दो, इस तरह के। ठीक है, दे बिगिन टू एक्सप्लॉइट लोकल रिसोर्सेज एंड मार्केट्स टू सेट अप देयर पोर्ट्स इन साउथ ईस्ट इंडिया। साउथ ईस्ट इंडिया बहुत वास्ट डाइवर्स जगह थी, तो इन्हें अपने पोर्ट्स, अपनी दुकानें सोचा यहीं पे बनाते हैं, यहीं से चीजें लेके जाते हैं, अपना मटेरियल आके इन पे महंगा बेच देते। ठीक है, फॉर ऑलमोस्ट 100 years they maintained themselves as the sole traders in India. ये पुर्तगाल की बात, पुर्तगीज लोगों की बात हो रही है कि उन लोगों ने कुछ सालों तक तो ये अकेले ट्रेडर्स थे। सोल ट्रेडर्स का मतलब है अकेले ट्रेडर्स थे जिनने इंडिया के साथ ट्रेड किया। ये लोग ना सोल ट्रेडर्स थे, मतलब ये सोल ट्रेडर्स का मतलब होता है अकेले ट्रेडर्स। Sole traders means they were only Portugal people. ठीक है, अब क्या होता है, अब देखते हैं कि अब क्या होगा इनके साथ। They maintained themselves as sole traders in India during the time Portugal became very wealthy. However, their power started to decline by the end of 16th century. मतलब 2 centuries तक इनने इन पे ऑलमोस्ट 2 centuries नहीं, 1.5 century तक रूल किया। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी पावर डिक्लाइन होने लगी। अब क्यों ये डिक्लाइन हुई? डच एंड British started trading with India in 16th century in competition with Portuguese. The East India Company, established by the merchants of London, started to trade with India. Most important है इधर ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम
आपकी बुक में बार बार जिक्र आएगा EIC, ठीक है, EIC ने ये किया, EIC ने वो किया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किसने एस्टैब्लिश की थी? ब्रिटिश लोगों ने, ठीक है। The British eventually managed to set up their major ports in Madras, Surat and Bombay. बॉम्बे, मुंबई का पहला नाम बॉम्बे था, ठीक है। द बॉम्बे का मतलब मेरे ख्याल से एक बार सर्च भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए नॉलेज में इजाफा करेगा, द बे ऑफ गुड्स करके, ठीक है। By the 1750s, the British and French trading companies were two main contestants trading in India through many bloody land and sea battles. मतलब कि ये नहीं है आराम से ट्रेड कर लेते, नहीं, इनमें खून खराबा, जंगें ये भी होती। Particularly the decisive battle of Vandy Wash. Vandy Wash एक कपड़े धोने वाला कोई वॉश होता था, उसकी भी कोई बैटल होगी between the French and the British, in which British gained almost complete control over India. मतलब कह लें कि पहले ब्रिटिश, ये हमारे पास कह लें इंडिया है, ये सर्कल हम कहते हैं इंडिया है। पहले ब्रिटिश के पास अगर इतना फ्रेंच था और इतना ब्रिटिश था, ये ब्रिटिश था, ये फ्रेंच है, ठीक है। अब ब्रिटिश ने पूरे पे अपना कब्जा कर लिया, ठीक है। अब ये पूरा ब्रिटिश डोमिनेंसी में आ गया। The splendor and wealth of the Mughals attracted British, and the decline of Mughals paved way for them to take over India completely. मतलब कि पहले तो ट्रेड कर रहे थे सब आके, ठीक है, और अब आके कह रहे हैं कि भाई हम तो पूरा कंट्रोल ले लेते हैं, हम ही इधर। और ये जो आपका वर्ड है स्प्लेंडोर, इसका मतलब है मैग्निफिसेंस फॉर्म, ठीक है, ये इसके मीनिंग्स देख लें। नेक्स्ट, ये हमारा लेसन यहाँ पे एंड हो जाएगा, हम इसको कर देंगे अहमद शाह अब्दाली तक, हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। बैटल ऑफ पलासी विद नवाब सिराजुद्दीन दौला ऑफ बंगाल, हम इसको नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे। द ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बोला था इसका जिक्र बार बार आएगा। EIC established its military and political supremacy in India with the help of British army along with local sepoys and fought many battles against the local rulers. पहले तो ये क्या थे, local rulers को आके कहते हम तो बस ट्रेड करेंगे, अब ये आके उन्हीं पे ही उन्हीं को कंकर करे। और सुप्रीमेसी का मतलब है अथॉरिटी या पावर, ठीक है। अब हम आते हैं इन्वेजन्स, मतलब एक तो इंडिया के अंदर EIC काम कर रही है, फ्रेंच लोग आए हैं, उसके बाद दूसरे ममालिकों से भी लोग इनको कंकर करना चाह रहे हैं। मतलब इंडिया वाज बीइंग, इंडिया जब मैं बोल रही हूँ तो आप समझे, ये पाकिस्तान, बंगाल और इंडिया तीनों को एक साथ मैं कह रही हूँ। मतलब इंडिया अंदर से भी वीक है, बाहर से भी वो वीक हो रहा है, ठीक है। मतलब ये काम कर रहा है EIC वगैरह। नादिर शाह, नादिर शाह full names was Nadir Quail Khan. In 1736, he overthrew the Safavid dynasty, Persia. मतलब हमने पिछली बुक में 7th क्लास का पहला चैप्टर आएगा था द सफेविड्स एंड द ऑटोमन्स करके, और इनने नादिर शाह ने आके सफेविड्स को ही हटा दिया एंड टुक द टाइटल ऑफ नादिर शाह, ठीक है। He was attracted to the subcontinent, ठीक है। He was attracted to the subcontinent due to the weak government of later Mughal rulers. In 1739, he defeated Mughals easily in the Battle of Karnal. The capital city of Delhi was captured and thousands of people were killed. मतलब ये नहीं है कि नादिर शाह आया, उसने कहा कि मैं आपसे जंग कर रहा हूँ, ये नहीं, उसने अटैक किया, उसने दिल्ली को कंकर कर लिया, बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। नादिर शाह left Delhi, taking with the renowned peacock throne of शाहजहां. आप गूगल पे सर्च करें कि बहुत फेमस थ्रोन है, शाहजहां का थ्रोन था, पीकॉक थ्रोन था, ये सजा हुआ था डायमंड से, एमरल्ड्स, रूबीज, हर किस्म के डायमंड से, ठीक है। और इसके ऊपर कोहे-नूर था। अब ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन कोहे-नूर जो ये अफगानी लोग कहते हैं कि कोहे-नूर हमारा है, ठीक है, जो ये लोग कहते हैं कि कोहे-नूर तो हमारा है, ये
अफगानिस्तान में आया ही नादिर शाह की वजह से था, ठीक है, बिकॉज वो पीकॉक थ्रोन पे कोहिनूर लगा हुआ था, ठीक है। दिस इन्वेजन shattered the Mughal rule and weakened their central authority. इस इन्वेजन की वजह से मुगल्स का जो रूल था ना, पहले भी इतना कमजोर था, अब और कमजोर हो गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मुगल वर अनेबल टू रीगेन देयर पावर। एक होता है ना कि आप डिफीट होगी फिर आप अपनी पावर रीगेन कर लेते हैं। गेम्स में नहीं देखा कि आप थोड़ा बच जाए, थोड़ा ये हो जाए, आपकी इम्यूनिटी रीगेन हो जाती है, इस तरह ही अपनी पावर भी रीगेन नहीं कर पाए। अहमद शाह अब्दाली। Ahmad Shah was a young, talented commander of Nadir Shah. अहमद शाह और नादिर शाह का ये रिलेशनशिप है कि अहमद शाह नादिर शाह का एक ट्रस्टेड कमांडर था, ठीक है। In 1739, he accompanied Nadir Shah to Delhi. He wished to enhance his position in Afghanistan by capturing the neighboring countries. अब नादिर शाह ने कहा तुम अफगानिस्तान में रहो, मैं इंडिया वाली जगहों को उसने कंकर किया, फिर वापस इंडिया का मुगल्स ने तो जमीन किसी तरह ले ली। फिर अब क्या करता अहमद शाह, वो बार बार आके पंजाब के एरियाज को इन्वेड करता, कभी इतना सा थोड़ा सा, कभी उसको इतना हिस्सा मिल जाए, कभी उसको इतना, वो इस तरह बढ़ाते बढ़ाते वो अफगानिस्तान को पावरफुल कर रहा था, ठीक है। ये हमारा था कि फैक्टर्स जिनने सबकॉन्टिनेंट को वीक किया और सबकॉन्टिनेंट कॉलोनी से एक एम्पायर कैसे बनी और कॉलोनाइजेशन के कॉजेस क्या थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को सारे ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बैटल ऑफ पलासी एंड विद नवाब सिराजुद्दीन दौला ऑफ बंगाल, वो हम अगले वीक या नेक्स्ट वीक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर।